दोस्तों, बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर की। इस चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी। इस चैप्टर को केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं इंग्लिश में। अगर हम इस चैप्टर के बारे में बात करें कि इससे पहले हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, तो हमने सबसे पहले इस चैप्टर में देखा कि इस चैप्टर को क्यों पढ़ें, दूसरा हमने देखा कि क्या पढ़ें और तीसरा हमने देखा कि कैसे पढ़ें। तो कैसे में हमने स्टार्ट किया कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है, दूसरा हमने कहा कि औसत और तात्क्षणिक वेग क्या अंतर होता है इन दोनों में, और साथ में हमने बताया कि वेग नियम किसी भी अभिक्रिया का कैसे लिखा जाता है। तो वेग नियम लिखने के साथ ही हमने बताया कि वेग नियम के आधार पर अभिक्रियाओं को हमने देखा कि अभिक्रियाएं दो प्रकार की हैं, एक है प्राथमिक अभिक्रियाएं और एक है जटिल अभिक्रियाएं। दोस्तों, ये तरीका है किसी भी चैप्टर को पढ़ने का, एक बेस्ट तरीका यही होता है कि हम उस चैप्टर को बिल्कुल एक साथ इकट्ठा करें, उसमें आने वाली हर एक हेडिंग को बिल्कुल एक क्रम से पढ़ें। आने वाली सभी जितनी भी हेडिंग है उनको एक तरीके से पढ़ेंगे तो हमें चीजें याद रहेंगी। हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको पहले चैप्टर का नाम तक नहीं पता, उसकी हेडिंग भी नहीं पता होती। तो हमें सबसे पहले यही काम करना होता है कि हम पूरे चैप्टर को इकट्ठा करें, समराइज करें और उसके बाद ही आगे बढ़ें। तो इसीलिए हमने बात करी सबसे पहले कि अभी तक हमने इसमें क्या पढ़ा है। तो एक बार देखते हैं कि अभिक्रिया के औसत, तात्क्षणिक और वेग नियम को कैसे लिखा जाता है। तो देखिए जरा कि औसत वेग लिखने का क्या तरीका है। तो औसत वेग के लिए हमने कहा कितने तरीके से हम इसके औसत वेग लिख सकते हैं। तो दोस्तों, चार तरीके से, क्योंकि इसमें चार अभिकारक और उत्पाद हैं। तो चार तरीके से लिखते हैं। पहले ए के पदों में, ए के पदों में लिखेंगे तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी लिखेंगे, क्योंकि ये ए अभिकारक है इसीलिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे, और जो आगे लिखा होता है उसे 1/2 लिख देंगे। तो इस तरीके से अभिक्रिया का वेग लिखा जाता है, औसत वेग की बात करें। और अगर बी के पदों में लिखें, या फिर अगर बी के पदों में लिखना चाहें तो बी के पदों में लिखेंगे डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। अब ये भी क्योंकि अभिकारक है तो इसको भी माइनस में लगाएंगे। अब इसके साथ कोई गुणांक नहीं है तो इसको हम सिंगल ऐसा ही छोड़ देंगे। आगे हम बात करें कि सी को कैसे लिखेंगे, तो या फिर सी के रूप में लिखेंगे तो इसे क्या लिखेंगे, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अब ये डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी जो है ये प्लस में आएगा। ये प्लस में क्यों आएगा, क्योंकि ये उत्पाद है। और या फिर हम जो लिखेंगे डी के पदों में तो क्या लिखेंगे, इसको प्लस के डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, और ये कितना आएगा 1/3। तो एक तरीका है कि अभी तक हमने इस तरीके से अभिक्रिया का वेग लिखना सीखा है। दूसरा, हमने तात्क्षणिक वेग लिखना सीखा। बस इन्हीं तात्क्षणिक वेग में, इन्हीं औसत वेग में क्या करना है, डेल्टा की जगह डी करना है, डिफरेंशिएशन करना है, कोई चेंज नहीं है। बस इतना समझना है कि सूक्ष्म समय में होने वाले परिवर्तन को व्यक्त करता है और ये पूरे लार्ज इंटरवल के दौरान होने वाला परिवर्तन शो करता है। इसके बाद हमने कहा कि वेग नियम को कैसे लिखेंगे। तो वेग नियम हमने कहा कि एक प्रैक्टिकल मान है। ये कैसा मान है, प्रैक्टिकल मान है। ये डिपेंड करता है प्रैक्टिकल्स के ऊपर, और हम इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते। डायरेक्ट केवल किसके लिए लिख सकते हैं, प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए। इसको डायरेक्ट हम केवल किसके लिए लिख सकते हैं, प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो अभिक्रिया की कोटि है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या है, एक ऐसी संख्या, देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, एक ऐसी संख्या जो ये बताती है कि किसी अभिक्रिया की दर सांद्रता पर किस प्रकार निर्भर करती है। कुछ समझ में आया? ये समझ में नहीं आ रहा होगा ना, क्योंकि ये लाइन ही ऐसी कुछ है। क्या मतलब है इसका, एक मिनट समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले एक संख्या है। दोस्तों, क्या है, ये एक संख्या है। कैसी संख्या है, जो बताती है कि ये जो अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया का वेग जो अब तक हम पढ़ रहे थे वो सांद्रता पर किस प्रकार निर्भर करता है। यानी कि हम सांद्रता बढ़ाएं या घटाएं तो अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में ये बताती है। यानी कि ये एक ऐसी संख्या है जो ये बताती है कि सांद्रता बदलने से अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। सांद्रता बदलने से अभिक्रिया की दर पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, इसी को हम कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। या फिर इसको हम लिख सकते हैं कि अभिकारक अणुओं की वो संख्या जो वेग नियम में लिखी हुई होती है उसी को हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। दोस्तों, क्या होती है अभिक्रिया की कोटि, अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो वेग नियम में लिखी हुई होती है उसे हम अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। अब देखो, वेग नियम में उपस्थित सभी घातों का योग क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। जैसे कहीं पे लिखा हो वेग नियम इक्वल टू के ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2। तो इन दोनों का जो योग है, इस योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। और ये संख्या है, और ये संख्या क्या बताती है, हमने कहा ये संख्या क्या बताती है कि जो अभिक्रिया की दर है वो सांद्रता बदलने से किस प्रकार प्रभावित हो रही है। तो देखिए जरा
एग्जाम्पल के साथ में। जैसे एक अभिक्रिया है ए से, इसमें प्रोडक्ट बन रहा है कुछ। अब इसमें पहली सांद्रता 10 थी, तब इस अभिक्रिया की दर 2 थी। जब सांद्रता 10 थी तब अभिक्रिया की दर 2 थी, और जब इसकी सांद्रता 20 थी तब भी अभिक्रिया की दर 2 थी। इसका क्या मतलब है कि सांद्रता से अभिक्रिया के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। क्या कह रहे हैं हम? सांद्रता से अभिक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, अभिक्रिया की दर प्रभावित नहीं हो रही है। इसका मतलब कैसा प्रभाव आ रहा है? जीरो प्रभाव आ रहा है, जीरो प्रभाव आ रहा है। इसका मतलब इस अभिक्रिया को हम कहेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया कहेंगे? शून्य कोटि की अभिक्रिया। ये कैसी कोटि हो गई? शून्य कोटि, क्योंकि सांद्रता बदल गई है लेकिन दर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। तो वो संख्या जो ये बताती है कि सांद्रता बदलने से दर पर क्या प्रभाव पड़ा, कैसा प्रभाव पड़ा? जीरो प्रभाव पड़ा। तो इसे हम कहेंगे अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई यहाँ पे? शून्य। क्या ये समझ में आ रहा है? सांद्रता बदलने से अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ा, इसी को हम कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो जीरो कोटि का क्या मतलब है कि सांद्रता हम बदलेंगे तो अभिक्रिया की दर कितने गुना बदल जाएगी? बिल्कुल नहीं बदलेगी, कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी जीरो असर पड़ेगा। अब देखिए जरा, अगर कोई रिएक्शन है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है और पहले अभिक्रिया की दर सांद्रता थी 10, इस समय यहाँ पर कितनी थी दर? 3। अगर इस दर को 20 कर दिया जाए, यानी कि 2 गुना कर दिया जाए, तो ये दर भी अगर 2 गुना हो गई तो इसे हम कहते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यानी कि जैसे ये चेंज हो रहा है वैसे ही ये चेंज हो रहा है, यानी कि एक घात पर निर्भर कर रहा है। ये किस पर निर्भर कर रहा है? एक घात पर। यानी कि जितने गुना सांद्रता बढ़ाएंगे उतने गुना ही दर बढ़ जाएगी। इसे हम कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या कहा हमने दोस्तों? कि सांद्रता बदलने से अभिक्रिया की दर उतनी ही बदली जितनी की सांद्रता बदली। तो ऐसी कोटि को हम क्या कहते हैं? प्रथम कोटि। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने के तरीके से, कैसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो आज हमने बात करी कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। थैंक यू।